बच्चों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य नेचुरल रिसोर्सेज, भारत में प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और ये कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम जिन्हें शामिल करते हैं उनमें प्रमुख रूप से भूमि, खनिज पदार्थ, वन, जल शक्ति के साधन इत्यादि को शामिल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में लैंड यूटिलाइजेशन होता है वो कितना होता है, भूमि का प्रयोग कितना होता है, और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से 22.9% भाग में वन पाए जाते हैं और कृषिगत क्षेत्रफल 5.4 करोड़ हेक्टेयर था ये 2011-12 में, जो लगभग ये कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 44.4% था और अब ये काफ़ी बढ़ गया है। अब इसमें प्राकृतिक संसाधनों में किन किन को शामिल किया जाता है, इसमें खनिज पदार्थों को शामिल किया जाता है। खनिज पदार्थ, भारत में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रमुख रूप से कोयला, पेट्रोल, क्रूड ऑयल ये आते हैं और इसके अतिरिक्त धात्विक खनिज, लोहा समूह, फेरस ग्रुप में कच्चा लोहा, आयरन और इसकी स्थिति हमारे देश में क्या है, मैग्नीज और की स्थिति क्या है, क्रोमाइट ये भी एक धात्विक खनिज है, इसकी स्थिति क्या है। अन्य लोहा अयस्क में निकल, कोबालाइट, वुल्फ्रेम इत्यादि के नाम होते हैं। एलोहा समूह नॉन फेरस ग्रुप में बॉक्साइट की मात्रा भी यहाँ पाई जाती है। कच्चा तांबा, कॉपर और कच्चा तांबा भी जो यहाँ पे निकाला जाता है। इसके बाद तांबा, भारत में तांबे का आयात भी किया जाता है। शीशे और जस्ते के डले भी जो है यहाँ भी पाए जाते हैं। शीशा और जस्ता भी यहाँ पे इसकी कुछ मात्रा मिलती है। सोने चांदी के कुछ क्षेत्र में भंडार भी हैं, जैसे कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण क्षेत्र की 3 खाने, रायपुर जिले में हुट्टी। इसके बाद इल्मेनाइट ये भी एक खनिज है जो केरल के समुद्र तट में पाया जाता है। इसके पश्चात प्रमुख अधात्विक खनिज भी हैं। अधात्विक खनिज यानी वो खनिज जो धातु के रूप में नहीं पाए जाते लेकिन अधात्विक रूप में होते हैं, नॉन मेटेलिक। इसमें होता है अभ्रक, माइका, खड़िया मिट्टी यानी कि जिप्सम, नमक, साल्ट, इस प्रकार के लाइमस्टोन और डोलोमाइट की मात्रा भी यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार ये देश में विभिन्न प्रकार के विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। इसमें इसके अतिरिक्त
आणविक खनिज भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आणविक खनिज से तात्पर्य अणुशक्ति के प्रयोग के लिए यूरेनियम और थोरियम खनिज भी यहाँ मिलते हैं। यूरेनियम बिहार और राजस्थान में पाया जाता है। अब इसके बाद हमारे भारत सरकार की खनिज के प्रति क्या नीति है, इसकी नीति का विश्लेषण सबसे पहले होडा समिति के द्वारा सिफारिश की गई सन 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति की बनाई गई और उसकी स्वीकृति प्रदान की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में इस दशाओं में काफी विकास हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं में अनेक प्रकार से वृद्धि हुई। इस प्रकार से ये खनिजों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई है। अब इसके पास भारत में वन क्षेत्र कितना है, इसके बारे में ये भी प्राकृतिक संसाधनों में शामिल होता है। वन क्षेत्र भारत में वनों से आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 22.9% अंश था 2011 में। ये सुरक्षित वन क्षेत्र और शेष अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड क्षेत्र इस प्रकार से इसमें बांटा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में घोषित की गई थी। उसके बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इसको रिवाइज की गई और वन विकास के लिए अनेक कार्यक्रम रखे गए। वन विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई और इसके वनों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के समय समय पर सुझाव दिए गए। इस प्रकार वनों का ये स्वरूप किस प्रकार से है, किस वनों का आकार प्रकार, दोहन, विदोहन, संरक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों में जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन की मात्रा किस प्रकार की है, इसके बारे में जानकारी भी आपको दी जाती है। इसमें भी प्राकृतिक संसाधनों का बारे में बताया जाता है। जल संसाधन किस प्रकार से हैं, यहाँ पर नदियों का आकार प्रकार किस प्रकार का है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाती है। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी सितंबर 2087 में बनाई गई। सरकार के द्वारा जल संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के समय समय पर प्लानिंग बनाई गई और जल की पूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां टाइम पर बनाई गई। इसके पश्चात भारत में ऊर्जा व शक्ति के साधन एनर्जी पावर रिसोर्स के भी काफी प्रयास किए गए। ऊर्जा के संसाधनों को प्रमुख रूप से कोयला और लिग्नाइट की स्थिति किस प्रकार से है, इसके बारे में जानकारी भी इसकी दी जाती है। प्रमुख रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस यानी कि न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा और क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाती है। इस विभिन्न प्रकार से ऊर्जा के स्रोत और शक्ति के स्रोत, पावर सोर्सेज के बारे में जानकारी भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब एक प्रश्न आता है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, संबद्धता के बीच निर्धनता एक विरोधाभास। ये एक काफी महत्वपूर्ण विषय है जो ये बताता है कि भारत एक प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की दृष्टि से काफी संपन्न है, लेकिन वो एक निर्धनता के रूप में भी देखा जाता है। निर्धनता के रूप में इसलिए देखा जाता है, यहाँ पर प्रकृति ने सब कुछ दिया है लेकिन उसका सही रूप से विदोहन और उसका दोहन और उसके बीच में
काफ़ी उसको यूज करने की नेचर, प्रकृति और उसको प्रयोग में लाने की स्थिति और उसको संधारण करने की, रखने की और साज संवारने की काफ़ी कुछ अभाव पाया जाता है। तो हम इस विषय को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से विदोहन, प्रयोग नहीं किया जाता और इनका वितरण सही ढंग से नहीं होता और इनको सही तरीके से प्रयोग में नहीं लाया जाता या इनका उपयोग नहीं किया जाता, तो इनका प्रयोग न होने की वजह से इनको काम में लेने की प्रकृति भी चेंज हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि हमारा देश, जो कि भारत एक काफ़ी संपन्न देश है, लेकिन फिर भी वो निर्धनता की श्रेणी में हम उसको रख सकते हैं। निर्धनता की श्रेणी में इस प्रकार से रख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक विकास में काफ़ी महत्व होता है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ हमारा कुछ जो ऐसी स्थिति है हमारे जीवन की, हमारे जीवन यापन की ऐसी स्थिति है जिसका उपयोग किया जाना जरूरी है। और इसलिए हमें प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में साधन होते हुए भी हम निर्धनता का महसूस करते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी सोच समझ करके विचार करना चाहिए, हम निर्धन क्यों हैं। इसके साथ तो हम इसमें कुछ आपको बताएंगे कि साधनों के उपयोग का अभाव है, अकृषि भूमि का उपेक्षा की जाती है, और इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं पूर्व में ब्रिटिश सरकार की जो भारत विरोधी नीति थी उसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। भारत सामाजिक ढांचा हमारा इस प्रकार का है, जनसंख्या की वृद्धि भी इस पे असर डालती है, इसलिए हमें भारतवासी निर्धन कहलाते हैं। इसके लिए हम ये स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अब इनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमें नए साधनों की खोज और उत्पादन में तेजी से वृद्धि करनी चाहिए। मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए। निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय करना चाहिए। प्रभावपूर्ण राष्ट्रव्यापी परिवार नियोजन आंदोलन छेड़ना चाहिए। राष्ट्र के देश में बागडोर संभालने की गलती एनडीए की मोदी सरकार से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन करने की प्रवृत्ति, ये भी एक इस प्रकार से ये जो सरकारों की जो जिम्मेदारी है बखूबी होनी चाहिए। इसमें हम वर्तमान में ये देखेंगे कि सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाए गए विभिन्न कार्यक्रम बहुत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे सरकार के द्वारा वर्तमान में सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, मुद्रा योजना, कई बीमा योजनाओं, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर आदि कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारा आर्थिक और सामाजिक ढांचे का विकास कर सकते हैं और हमारे देश को वृद्धि की ओर ले सकते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने आपको बताया कि भारत किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों से लबालब होते हुए भी एक गरीबी की स्थिति जैसी समस्या का सामना करता है। ये सब होता है सामाजिक और आर्थिक सामंजस्य तालमेल की कमी के अभाव में और धन के कुवितरण की वजह से। इस प्रकार से धन का समान वितरण होना चाहिए और सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत काफी संपन्न देश होते हुए भी एक निर्धन देश है। दैट्स ऑल।